हरियाणा में जितना धान पैदा नहीं हुआ उससे 1.5 गुना धान बिक गया। 1500 प्रोफेसर्स की भर्ती निकालते हैं और 175 भर्ती करते हैं और कहते हैं कि हरियाणा का कोई बच्चा ना सामान्य वर्ग का, ना एससी समाज का, ना बीसी समाज का कोई लायक ही नहीं है। दिल्ली में बढ़ता पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के निकला है। रणदीप सुरजेवाला हमारे साथ बात करने के लिए। सर, नेशनल हेराल्ड केस के ऊपर बात किया, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है एयर पोल्यूशन को लेके, बढ़ता एयर पोल्यूशन लेवल कैसे देखते हैं? मींस ये भी एक सवालिया निशान है कि पार्लियामेंट ने इसको डिस्कस ही नहीं किया। सर, भारतीय जनता पार्टी देश का कोई सार्थक मुद्दे पर चर्चा करना ही नहीं चाहती। वंदे मातरम जो है वो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उस पे आपने 90 घंटे लगा दिए, क्या हासिल हुआ? इसी प्रकार से आपको डिस्कस करना चाहिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है। दुनिया का 3rd मोस्ट पोल्यूटेड शहर दिल्ली और एनसीआर है। AQI सही उसकी गिनती या मेजरमेंट नहीं हो रही है। AQI दिल्ली में 700, 800, 900 तक है। हर व्यक्ति जो सड़क पर जा रहा है वो प्रतिदिन 68 सिगरेट पीने के बराबर की पोल्यूशन अपने फेफड़ों में घुसा रहा है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, नौजवान सब अस्पतालों में एडमिट हैं, पर मोदी सरकार जो है वो AQI सेंटर पर पानी छिड़ककर काम चला रही है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि नेशनल हेल्थ इमरजेंसी को हम राजनीतिक तूतू मैमे के अंदर उलझाए हैं। अभी भी प्रधानमंत्री को एक नेशनल इमरजेंसी हेल्थ प्लान बनानी चाहिए टू टैकल एयर पोल्यूशन। दुनिया के बड़े से बड़े देशों में हमारे विरोधी हैं चीन, पर चीन ने भी बीजिंग की AQI कम की और उसे सांस लेने लायक बनाया। आप दिल्ली में सांस नहीं ले सकते, न गुड़गांव में, न फरीदाबाद में, न गाजियाबाद में, न नोएडा में। लोग मर रहे हैं और सरकार जो है वो बेखबर सोई पड़ी है। एक और चीज जो बात सामने आ रही है और जो जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस डिस्कस हो रहा है, डिबेट हो रहा है हरियाणा असेंबली में भी, लेकिन वो वोट चोरी कितना आपको लगता है रेजोनेट कर रहा है ऑन ग्राउंड? क्योंकि आप लोगों ने प्रेजेंटेशन की, राहुल गांधी ने इसके ऊपर खुलासे किए, लेकिन अब क्योंकि आपके पास नंबर्स भी नहीं है हरियाणा असेंबली में, इस तरह का मुद्दा लाना आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? हम केवल प्रदेश का ध्यान, हरियाणा प्रदेश के लोगों का ध्यान, सरकार जिस प्रकार से चल रही है उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वोट चोरी तो बड़ा मुद्दा है ही, पर मैं आपको एक बात और कहूंगा। हरियाणा में जितना धान पैदा नहीं हुआ उससे 1.5 गुना धान बिक गया। कैसे? किसान को तो MSP नहीं मिला, पर धान खरीद लिया सरकार ने। वो कहां से आया? भाजपा से मिले हुए दलालों ने बिहार और यूपी के किसान से 1500 और 1600 रुपए क्विंटल पे धान खरीदा और 2390 रुपए पे यहां टिका दिया। सीधे सीधे लगभग 10,000 करोड़ का घोटाला है। सरकार से जवाब क्यों न मांगा जाए? एक और बात कहता हूं, मुख्यमंत्री ने माना कि हरियाणा के 26 लाख किसान पर 60,816 करोड़ का कर्ज है और ये फसली कर्ज है। सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? तीसरा, सरकार ने वादा किया था रोजगार देने का, पर रोजगार देने की बजाय पेपर बिक रहे हैं और जो भर्तियां हो रही हैं 1500 प्रोफेसर्स की भर्ती निकालते हैं और 175 भर्ती करते हैं और कहते हैं कि हरियाणा का कोई बच्चा ना सामान्य वर्ग का, ना एससी समाज का, ना बीसी समाज का कोई लायक ही नहीं है। ये हमारे पूरे हरियाणा के बच्चों को नालायक साबित करने पर लगे हैं। 15 लाख घरों के। आप जॉब्स की बात कर रहे हैं तो जी राम जी वाला जो विकसित भारत वाला पूरा मुद्दा उभर के आया है, कैसे आप इसे देखते हैं? क्योंकि 40% जो ओनस है वो स्टेट गवर्नमेंट पे डाला है और कई स्टेट्स हैं जैसे पंजाब है, बाकी जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वो बोल रहे हैं ये पैसा हम कैसे भर पाएं? देखिए, मनरेगा को खत्म करना जो रोजगार गारंटी का कानून है, अपने आप में ही इस देश के 12 करोड़ मजदूरों पर सीधा सीधा उनके पेट पर लात है। उसके अलावा 60-40 यानी 60% पैसा भारत सरकार देगी, 40% प्रांत देंगे। प्रांतों के पास पैसा है कहां? GST में चला गया। हरियाणा अकेले को 6,000 करोड़ सालाना का नुकसान है। 5 लाख करोड़ भारत सरकार सेस से ले जाती है जिसका प्रांतों को हिस्सा मिलता नहीं। प्रांत सब कर्जदार है
तो कर्जदार प्रांत कैसे इसको चला पाएंगे? इसलिए चोर दरवाजे से मजदूरों को रोजगार ना देने की भाजपाई षड्यंत्र है। सर, क्योंकि आप कर्नाटक का प्रभारी हैं, आज बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में जो नोक-झोंक चल रही है। आज सिद्धारमैया ने कहा है कि वो 2028 तक सीएम बने रहेंगे। क्या आप इसको एग्री करते हैं कि क्या? देखिए, मुझे नहीं पता क्यों टेलीविजन चैनल और अखबार, पहली बात तो कोई नोक-झोंक नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं। अगर कहीं सिर्फ उटव्वल है तो वो कर्नाटक के भाजपा के यूनिट में है, जहां यत्नाल जी को तो अलग निकाल ही देना पड़ा भाजपा को और वो अलग पार्टी बनाए हैं। झारखियोली जी और दूसरे सब साथी वहां बीजेपी के अध्यक्ष के खिलाफ यात्रा कर रहे हैं। 2 साल टेन्योर पूरा होने के बाद भी मोदी जी और अमित शाह जी भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त ही नहीं कर पाए। आर अशोक और बीजेपी के प्रांतीय अध्यक्ष दोनों एक दूसरे से हर रोज पब्लिकली लड़ते हैं। नहीं, पर ये जो पावर टसल है वो तो कांग्रेस के बीच में भी है। क्या कोई रोटेशनल एग्रीमेंट की बात हुई थी? कोई ऐसी बात है कि 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार? क्योंकि ये चर्चा बार बार उठती है, तो ये सवाल ही आपके कुलीग नागार्जुन जी भी मुझसे हर रोज ये सवाल पूछते हैं और मैं उनको भी यही कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक है, मजबूत है और कांग्रेस पार्टी में ना कोई सिर्फ उटव्वल है, ना कोई पावर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट है। हमारी जो 5 गारंटियां हैं उनके माध्यम से हम हिंदुस्तान नहीं दुनिया के अकेले प्रांत हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों के खाते में सीधे ट्रांसपेरेंसी और बगैर बेईमानी के 1,10,000 करोड़ दिया है और हम इसी प्रकार से मिलकर सरकार वादे तो पूरे कर रहे हैं। आप बोलना चाहते हैं कि सिद्धारमैया बने रहेंगे 2028 तक? इज इट अ कंफर्मेशन? मैं आपको फिर कह रहा हूं, ना कोई झगड़ा है, ना कोई पावर शेयरिंग का डिस्प्यूट है। हमारा एफर्ट केवल एक है कि ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन तरीके से हम कर्नाटका के 6.5 करोड़ लोगों की सेवा कर सके। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे सर, जिस तरह से बांग्लादेश में एक बार फिर वायलेंस हो उठा है, वहां पे इस्लामिस्ट ने एक हिंदू लड़के की डेथ की जिम्मेदारी है, तो आप कैसे देखते हैं, खास तौर पे क्योंकि इंडिया के नेबरहुड में हो रहा और बार बार इस तरह से होना, कैसे देखते हैं? बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अति चिंताजनक है। जहां कहीं फांसीवादी ताकतें जड़ ले लेंगी, जहां कहीं विघटनकारी, समाज को बांटने वाली, धर्म के आधार पर संकीर्णता पैदा करने वाली ताकतें जगह ले लेंगी, वो भारत के लिए प्रतिकूल है। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से बांग्लादेश को टैकल किया था, मौजूदा भाजपा सरकार उसे करने में विफल साबित हुई है। It's also a foreign policy failure on part of the present Modi government. हमें इसका संज्ञान लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। वहाँ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर, विशेष तौर से हिंदू जो समाज है, जिस प्रकार से उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उसका हमें विरोध दर्ज करवाना चाहिए और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए एक बड़े नेबर के तौर पर कि वहाँ फांसीवादी ताकतें या धर्म के आधार पर संकीर्णता और विघटन पैदा करने वाली ताकतें वो जो हैं वो वहां सत्ता पर काबिज ना हो जाएं। जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी रणदीप सुरजेवाला जी के सीधा हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़।